गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक टॉपिक पे जो कि समराइज टॉपिक है, जिसको हम लोग आगे तक लेके चलेंगे अभी सब टॉपिक के रूप में। इसी तरह वीडियो और प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग उस पर अभ्यास करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप, इन प्रश्नों को आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको इसमें से आने वाले प्रश्नों का उपयोग आप अपने प्रतियोगिता की परीक्षाओं में अच्छे से कर सकें। हम लोग चर्चा करेंगे आज शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान आपस में दो डिसिप्लिन के रूप में आगे बढ़े हैं, बट जब दोनों डिसिप्लिन एक दूसरे के लिए व्यवहार के रूप में एक दूसरे को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल हुए, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। अर्थात आज एजुकेशन के फील्ड में मनोविज्ञान जितने अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है, कहीं वास्तव में किया जा रहा हो, तो हम लोग इसकी सहायता से बच्चों के अंदर लर्निंग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने, उनकी लर्निंग को बहुत मजबूत करने, उनकी उत्कंठा बना के रखने और लर्निंग के प्रोसेसेस को शिक्षकों के द्वारा अच्छे से हेल्डअप करने के लिए उपयोग में लाते हैं, जिससे विद्यार्थी का चतुर्मुखी विकास हो सके और शिक्षक को अपने इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से बच्चों की दिन प्रतिदिन की गतिविधि को उनके व्यवहारों के माध्यम से मूल्यांकन करने में आसानी हो और उसके अनुसार वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए उनको अगला अध्ययन या अगली सीख देने के लिए तत्पर है। जैसे हम लोग कहते हैं, जेम्स ट्रेवर महोदय ने कहा है कि शिक्षा जब अपने उद्देश्यों की तरफ देखती है तो वो दर्शन शास्त्र की तरफ देखती है, लेकिन जब वो अपने शिक्षण विधियों की बात करता है तब वह मनोविज्ञान की तरफ देखता है। तो शिक्षा अपने शिक्षण विधियों को कारगर बनाने के लिए वह शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से आगे बढ़ी है। आने वाले कई टॉपिक्स में हम उसकी चर्चा करेंगे, उस टॉपिक की, और उससे संबंधित प्रश्नों को अभ्यास के रूप में हम आपके साथ उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आइए हम लोग इन बातों में देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शिक्षा शास्त्री रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ते हुए अपनी बातों को रखा है। तो इस स्क्रीन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न देखते हैं इसमें इस स्क्रीन के माध्यम से। शैक्षिक प्रक्रिया के आधारभूत पहलू क्या है? तो शैक्षिक प्रक्रिया के आधारभूत पहलू शिक्षण, सीखना, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसमें उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, शिक्षण है, शिक्षण ए कला है, बी विज्ञान है, सी दर्शन है, डी ए और बी दोनों। तो इसमें सही उत्तर है डी ऑप्शन। इसमें शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्या है? तो तर्क है, पेशा है, मानव क्रिया है या सभी? तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक कला है तो अध्यापक क्या है? वास्तव में शिक्षण एक कला है तो अध्यापक, इसमें बी ऑप्शन सही है, वह एक कलाकार है। अगला प्रश्न है, स्मृति शिक्षण किसके द्वारा दिया गया है? मेमोरी बेस्ड टीचिंग हैज गिवन बाय हर्बर्ट। इसमें सी ऑप्शन सही है मित्रों, हर्बर्ट महोदय के द्वारा स्मृति शिक्षण दिया गया है। बोध स्तर का शिक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो बोध स्तर का शिक्षण मॉरिस महोदय के द्वारा दिया गया है। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतन पूर्ण स्तर का शिक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो चिंतन पूर्ण स्तर का शिक्षण विलियम हंट के द्वारा, ऑप्शन बी सही है इसमें मित्रों, विलियम हंट के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कौन सा साधन जनसंचार का साधन नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें परिवार जनसंचार का माध्यम नहीं होता। परिवार एक इनफॉर्मल एजुकेशन का एक उदाहरण है जो शिक्षा के प्रथम पाठशाला कहेंगे। तो इस क्रम में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। निम्नलिखित में से छात्र असंतोष का कारण कौन सा नहीं है?
इसमें मित्रों पहला ऑप्शन है अव्यवहारिक शिक्षा, दूसरा है छात्र और शिक्षक में दूरी, तीसरा है अनुपयुक्त परीक्षा प्रणाली और लास्ट में चौथा ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था में छात्रों की भागीदारी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जो जिसके द्वारा शिक्षक और विद्यार्थियों में असंतोष का भाव नहीं आता, उससे वो संतुष्ट रहते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है मित्रों। अगला प्रश्न है कौन सा उपाय शिक्षा में स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। चार ऑप्शन है भीड़ में भरी कक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रभावी शिक्षण पद्धति, अव्यवहारिक पाठ्यक्रम। तो सीधा सा ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण पद्धति ही शिक्षा के स्तर को उठाने में कारगर है। अगला प्रश्न है मित्रों मानवीय विकास एवं शिक्षा के संबंध में सत्य क्या है। मानव विकास एवं शिक्षा के संबंध में ए दोनों में से कोई संबंध नहीं है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। सी ऑप्शन है विकास का शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन है शिक्षा का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें ऑप्शन बी सही है मित्रों, दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात शिक्षा और विकास एक दूसरे मानव विकास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है मित्रों, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता शिक्षा की दृष्टि से बालक को महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ यही नहीं है सा विद्या या विमुक्त है, ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्रम, योग्यताओं का विकास और चौथा ऑप्शन है शारीरिक विकास। तो इसमें शारीरिक विकास शिक्षा का पूर्ण अर्थ नहीं प्रदर्शित करता, बाकी तीनों ऑप्शन शिक्षा के पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है मनुष्य में पूर्व निहित या अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा। यह परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया है मित्रों। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो इसमें ऑप्शन सी अर्थात अरस्तु महोदय के द्वारा कहा गया यह कथन है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। तो यह कथन ऑप्शन बी इसमें सही है, पेस्टोलॉजी महोदय के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है मित्रों शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसे प्राप्त करने की उसमें क्षमता को। तो यह ऑप्शन किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, यह कथन कांट महोदय के द्वारा, ऑप्शन सी इसमें सही है मित्रों, इनके द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है शिक्षा व्यक्तित्व शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। तो यह कथन है टीपी नंद महोदय का, इसमें ऑप्शन डी सही है मित्रों, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। यहाँ शिक्षा को टीपी नंद महोदय ने व्यक्तित्व से जोड़ा है, यह इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा मानी जाती है। नेक्स्ट है अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है, यह किसका कथन है मित्रों। तो इस कथन है हर्बर्ट महोदय का, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल यह सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं का सम अथवा सुडौल बनाती है, प्रकृति के साथ अर्थात उसका सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय का, जो कि हमारे देश के एक माने जाने प्रकृतिवादी दार्शनिक। अगला प्रश्न है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। तो यह कथन ऑप्शन ए इसमें सही है मित्रों, फ्रोबेल महोदय ने दिया है, जिन्होंने कहा है कि यह आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों से का एक रूप प्रदर्शित करता है।
अगला प्रश्न है, शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। तो इसे हर्बर्ट महोदय ने दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, 21वां प्रश्न और 22वां प्रश्न दोनों में एक ही तरह की बातें हैं। एक को फ्रॉबल महोदय ने दिया है और दूसरे को हर्बर्ट महोदय ने दिया है। वो भी अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत से समन्वय बताते हैं और ये भी बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों का रूप देने की प्रक्रिया से बताते हैं। अगला प्रश्न है 23वां 23rd प्रश्न है, शिक्षा व्यक्तिकरण एवं सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नत तथा समाजोपयोगिता को बढ़ावा देती है। तो इस कथन को क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है, जो ऑप्शन ए कहलाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, शिक्षा उन शक्तियों के विकास को कहते हैं जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह वातावरण को नियंत्रित कर सके और अपनी संभावनाओं की पूर्ति कर सके। तो इसमें ऑप्शन बी सही है मित्रों। इसमें जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा उन शक्तियों के विकास को कहते हैं जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह वातावरण को नियंत्रित कर सके और अपनी संभावनाओं की पूर्ति कर सके। अगला प्रश्न है, प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। अर्थात परिवार के लिए यह कहा गया है। इसे पेस्टोलॉजी महोदय ने, ऑप्शन बी में इनका नाम है, पेस्टोलॉजी महोदय ने यह कथन कहा है कि प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का मित्रों, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह किसने कहा है? तो यह कथन फ्रायड महोदय ने कहा है। इसमें ऑप्शन बी सही है मित्रों। तो इस प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं कि इन 26 क्वेश्चंस के आधार पे आप एक शुरुआती दौर में इस शिक्षा का मनोविज्ञान से जुड़ाव रखते हुए कौन कौन से प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा विचार दिया गया है और उन विचारों को कितनी महत्ता मिलती है और प्रश्नीकरण के में ये बहुत आसानी से पूछे जाते हैं। तो हम चाहेंगे इन प्रश्नों का अभ्यास आप करिए तथा आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।